जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा नज़दीक आ चुकी है और यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपका पेपर 28 जनवरी सन 2019 में पहली शिफ्ट में पूछा गया था, जीके जीएस के पोर्शन से, उन सभी के प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का है तो ये आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि किस प्रकार से और किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर हम 36-37 प्रश्न, जितने भी हमारे 28 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, द्रव के घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है एनीमोमीटर, वेबोमीटर, यूडियोमीटर या फिर पिक्नोमीटर। तो बताइए दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम द्रव के घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ पर पिक्नोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर बात करें, आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 2, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बारे में बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है आगरा, कानपुर, वाराणसी या फिर लखनऊ। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो यह लखनऊ में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये याद कर लेना है। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने है। दोस्तों, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया है, ये आप लोगों को सबको याद कर लेना और इन टॉपिकों से संबंधित आपको तैयारी करनी है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। और यहाँ पर आपके ऑप्शन है बरेली, प्रयागराज, नोएडा या फिर मेरठ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है। अगर यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने जो पूछा गया था कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। जी हाँ दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य था वो पहले उत्तर प्रदेश में विलीन, उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया बना था। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि उत्तराखंड जो है वो किस वर्ष अस्तित्व में आया था। सन 2000 में, 1991 में, 2016 में या फिर 2011 में। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 2000 में। यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है कि सन 2000 में उत्तराखंड जो है वो अस्तित्व में आया था। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने है बरसाना होली। जी हाँ दोस्तों, बरसाना होली के बारे में आप लोगों को बताना है कि बरसाना होली और यहाँ पर खालिस्तान है के इसके साथ खेली जाती है। किसके साथ यहाँ पर बरसाना होली खेली जाती है। आपके ऑप्शन है टमाटर के साथ, दूध के, पत्थर के या फिर डंडे के। तो दोस्तों, अगर हम बरसाना होली की बात करते हैं तो यह डंडे के साथ खेली जाती है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 6 आप लोगों के सामने जो पूछा गया था 18 जनवरी को, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये कंपिल्य मेला है। कौन सा मेला है, यहाँ पर आप लोगों को याद कर लेना है। ये कौन सा मेला है, कंपिल मेला है। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कंपिल मेला हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शन है जैन से, सिख से, ईसाई से या फिर बौद्ध से। तो दोस्तों, बताइए इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कंपिल मेला की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कंपिल मेला, जो कि यहाँ पर जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है कंपिल मेला कहाँ से जुड़ा हुआ है, जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। पहला प्रश्न आप लोगों का सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 7 आप लोगों के सामने है, भारत में कथक नृत्य एक शास्त्रज्ञ है। आप लोगों को यहाँ पर कथक नृत्य के कौन डांसर कौन है वे आप लोगों को बताने हैं। तो यहाँ पर सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज और उदय शंकर मिश्र। तो इन चारों में से आप लोगों को बताना है कि कथक डांस के डांसर इसमें से कौन हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करें तो पंडित बिरजू महाराज इसके राइट आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो कथक के क्या हो जाएंगे, डांसर हो जाएंगे। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं आगे, प्रश्न नंबर 8 आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर शारीरिक परीक्षण आपका पहला ऑप्शन है, शैक्षिक परीक्षण, आयु पात्रता या फिर भाषा परीक्षण। तो बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करते हैं हम यूपी पुलिस की, तो जो इसकी विभाग की जो चयन प्रक्रिया होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शारीरिक परीक्षण भी होता है, शैक्षिक पात्रता परीक्षण भी होता है, आयु पात्रता भी होती है, लेकिन भाषा का कोई परीक्षण नहीं किया जाता है। तो इसलिए आपका चौथा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9 आप लोगों के सामने है, एक पुरानी कथा के अनुसार किस देवता ने
देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है कि एक पुरानी कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले 10 अश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका इतिहास का प्रश्न ही आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन की बात करते हैं तो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव या फिर देवी काली। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो 10 अश्वमेध यज्ञ होता है उसके दौरान 10 घोड़ों की बलि किस भगवान ने दी थी या किस देवता ने दी थी, आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने ये बलि दी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 आप लोगों के सामने है। अगर प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं तो भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, जो बहादुरी के लिए दिया जाता है वो आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र और वीर चक्र। तो बताइए इन चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर होने वाला है। कि बहादुरी का सबसे सर्वोच्च सम्मान की बात करते हैं तो परमवीर चक्र जो होता है वह भारतीय क्या बोलते हैं भारत का बहादुरी का सबसे सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 आप लोगों के सामने है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, ये एक पुस्तक है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है मुल्कराज आनंद, एडवर्ड मार्गन फॉस्टर, विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल या फिर इसको हम वीएस नायपाल के नाम से भी जानते हैं और इस्माइल मर्चेंट। तो बताइए 11वें प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया जो है वो इस्माइल मर्चेंट ने लिखी थी। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की आप लोगों के सामने, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है 22 अप्रैल, 8 मई, 5 जून और 11 जून। तो दोस्तों अगर हम विश्व पर्यावरण दिवस की यहाँ पर बात करें तो आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 आप लोगों के सामने है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। अगर जेट इंजन के आविष्कार की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है रोजन बेकर, सर फ्रैंक व्हीटल, जेम्स वाट या फिर लेविस लेविस एडिसन वाटरमैन। तो दोस्तों बताइए इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम जेट इंजन की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर सर फ्रैंक व्हीटलर ने जो है जेट इंजन का आविष्कार किया था। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। आप लोगों को बताना है कि सार्वजनिक रूप से जो सूचीबद्ध कंपनी होती हैं ये इनमें से कौन सी नहीं है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की, क्वेरा जो है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्वेरा हो जाएगा। क्वेरा जो है ये सार्वजनिक रूप से लिस्टेड कंपनी नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फेसबुक, ट्विटर और वेबो की, तो ये दोनों ये सब क्या हैं, ये क्या हो जाएंगी यहाँ पर सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी हो जाएगी। अगर यहाँ पर क्वेरा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्वेरा की जो अगर स्थापना की बात करते हैं तो सन 2009 में आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 आप लोगों के सामने है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। यहाँ पर 15वें प्रश्न का आंसर आपको देना है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। यहाँ पर वनों के आपको डाटा बताना है। अगर यहाँ पर बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्र में वनों की तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन होने वाले हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं अगर प्रतिशत के रूप में बातें यहाँ पर क्षेत्रफल के मामले में यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर आपसे प्रतिशत के मामले में पूछे कि प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक वन कहाँ पर है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम आप लोगों को याद रख लेना है। अगर आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 आप लोगों के सामने है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फिनलैंड की आपको मुद्रा का बताना है कि फिनलैंड में कौन सी मुद्रा चलती है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है डॉलर, पौंड, रियाल या फिर यूरो। तो दोस्तों अगर यहाँ पर फिनलैंड की हम बात करें तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरो जो है वो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की, कौन सी रेखा, यहाँ पर आपको बताना है, प्रश्न आपका है कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, यहाँ पर आपको बताना है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मेडिसिन रेखा या फिर डुरंड रेखा। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है। ये बात आप लोगों को याद कर लेनी है। और इसकी सीमा का नामकरण अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इन सीमा का नामकरण किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने, इनके नाम पर ही इस रेखा को रखा गया है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 आप लोगों के सामने है। यहाँ पर है आपके सामने प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। अगर यहाँ पर हम प्योंगयांग की बात करें तो ये किस देश की राजधानी है। आपके ऑप्शन है मालदीव,
मंगोलिया, मलेशिया या फिर उत्तर कोरिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वो उत्तर कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगी, प्योंगयांग हो जाएगी। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 19 आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है, ये बात आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइगियाना या फिर अटलांटा। तो बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अटलांटा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों अगर हम अटलांटा की बात करें तो यह एक राज्य नहीं है, बल्कि यह अमेरिका का एक राज्य है, जॉर्जिया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो जॉर्जिया राज्य है उस जॉर्जिया राज्य का एक शहर ये होने वाला है अटलांटा। बाकी ये सब राज्य हैं जैसे न्यूयॉर्क, मिनेसोटा और लुइजियाना जो है, ये तीनों इसके राज्य हो जाएंगे, लेकिन यह राज्य नहीं है, ये राज्य का एक क्या हो जाएगा, राजधानी बोल सकते हैं आप, जॉर्जिया की राजधानी हो सकती है। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 20, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त कौन सी भाषा बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि मलयालम जो भाषा है वह लक्षद्वीप के लोग भी बोलते हैं, लेकिन मलयालम के अलावा और कौन सी भाषा वे बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है तमिल, महल, बंगाली या फिर हिंदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो महल भाषा होती है वह लक्षद्वीप के लोग बोलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताए जो तीसरे छत्रपति थे। जी हाँ दोस्तों, शिवाजी के जो छोटे बेटे थे और उसके नाम की बात करते हैं तो जो तीसरे छत्रपति भी बने थे, और आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं राजा राम, संभाजी, साहूजी या फिर बाजीराव। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम जो है वो शिवाजी के छोटे बेटे थे। अगर यहाँ पर हम शिवाजी राजा राम के बारे में बात करें तो शिवाजी के सबसे छोटे बेटे राजा राम थे, और इनके जो सौतेला भाई है संभाजी, उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर 1689, आपको डेट याद रख लेनी है, सन 1689 में उन संभाजी की मृत्यु के बाद ये क्या बने थे, इन्होंने इस अपने साम्राज्य के है छत्रपति बन गए थे। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 22 आप लोगों के सामने है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। यहाँ पर आपको बताना है कि उड़ीसा का लोक नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा घुमुरा, जो है वह उड़ीसा का एक प्राचीनतम लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 आप लोगों के सामने है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ष 2018 में केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति के वेतन प्रति माह कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बताना है वर्ष 2018 में जो केंद्रीय बजट था उसमें जो भारत के राष्ट्रपति का वेतन होता है प्रति माह का, वह कितना कर दिया गया, जो कि अब तक है। जैसे यहाँ पर आपके ऑप्शन है 2 लाख महीना, 15 लाख महीना, 50 लाख रुपए महीना या फिर 5 लाख रुपए महीना। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के वेतन की, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए महीना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होने वाला है। प्रश्न नंबर 24 आप लोगों के सामने है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में यहाँ पर खाली स्थान है और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। यहाँ से एक चीज़ आपको पता लगती है कि भारत जो है वो नारियल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, लेकिन यहाँ पर दूसरे स्थान में की भी बात कर दी है कि इंडोनेशिया नारियल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। लेकिन अगर बात करते हैं पहला स्थान की, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भारत जो है मेडागास्कर और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर हो जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 25। दोस्तों अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और आपको यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी लगती है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढूंढकर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे जितने भी भाई तैयारी कर रहे हैं, भाई बहन, उनको हेल्प हो पाए अपनी परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 24 जनवरी 1950 की, तो यहाँ पर संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, और जिसमें 284, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रख लेनी है कि 284 सदस्यों ने यहाँ पर साइन किए थे। तो इन 284 में महिलाएं कितनी थी आप लोगों को बताना है। तो अगर महिलाओं की बात करते हैं तो 15 महिलाओं ने इसमें साइन किए थे। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 26, आप देख सकते हैं यहाँ पर काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना, जो काकोरी में ट्रेन एक्शन हुआ था उसके लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल, और यहाँ पर आपका खालिस्तान है, किसने की थी। आपके ऑप्शन है खुदीराम बोस, शिवराम राजगुरु, अशफाक उल्ला खां या फिर जितेंद्र नाथ दास। तो बताइए इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर रामप्रसाद बिस्मिल की के साथ अगर बात करते हैं तो रामप्रसाद बिस्मिल के साथ कौन थे,
तो अशफाक उल्ला खां और यहाँ पर रामप्रसाद बिस्मिल दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टैटिक जीके से संबंधित है। बगरू हाथ में छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, हाथ की छपाई का एक बगरू जो है हस्तकला आप मान सकते हैं, यहाँ यह कहाँ पर होता है, ये बात आप लोगों को बतानी है। तो आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, असम या फिर केरल। तो दोस्तों अगर यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो बगरू जो हाथ की छपाई या लोक कला हम इसको बोल सकते हैं, ये कहाँ पर की जाती है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये राजस्थान में की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात, जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है, क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में कैश रिजर्व रेशियो का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पर है आपका 5%, 6%, 4% या फिर 7%। तो दोस्तों बताइए इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर 4% जो है यहाँ पर सन 2018 में क्या थी, कैश रिजर्व रेशियो थी। आगे अगर हम बात करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 29 आप लोगों के सामने है, हवा महल। जी हाँ दोस्तों, हवा महल जो कि 1799 में बनाया गया था और महाराज द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि किसके द्वारा यह 1799 में बनाया गया था। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन की, तो पृथ्वीराज चौहान, राय बुलर भट्टी, सवाई राजा प्रताप सिंह, रानी पद्मिनी। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं हवा महल की, तो सवाई राजा प्रताप सिंह ने यह बनाया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 30, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। जी हाँ दोस्तों, जो यूएन महासचिव हैं, यूएन के जो महासचिव थे, संयुक्त राष्ट्र महासचिव जिनका नाम एंटोनियो गुटेरेस था, यह किस देश के प्रधानमंत्री थे, और यहाँ पर आपके ऑप्शन है स्पेन, पुर्तगाल, ब्राजील या फिर मैक्सिको। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर यूएन के जो महासभा के जो एंटोनियो गुटेरेस थे, ये कब से कब तक यहाँ पर अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ के रहे थे, ये पुर्तगाल के रहे थे। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 1995 से, यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, 1995 से 2002 तक, 1995 से 2002 तक जो है ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 आप लोगों के सामने है, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, इकाना जो स्टेडियम है इसमें एक खेल खेला गया जिसका पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया था, यह एक T20 मैच था, ये बात आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो लखनऊ का इकाना स्टेडियम में, इसमें पहला इंटरनेशनल मैच किस किस टीमों के बीच खेला गया था, और यहाँ पर एक हिंट आप लोगों को दिया है कि यह एक T20 मैच भी था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को याद रख लेना है कि यहाँ पर भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच यह मैच खेला गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 आप लोगों के सामने हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ष 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा तय की जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को बताना है, जो कि वर्तमान में एशियाई खेल हो चुके हैं, लेकिन ये प्रश्न 2018 का है, तो यहाँ पर पूछा गया था कि किसके द्वारा की जाएगी, और आप सभी लोग जानते होंगे किसके द्वारा मेजबानी एशियन गेम्स की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीन में, चीन का जो होंगजाओ शहर है उसमें की गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 आप लोगों के सामने है, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं। यहाँ पर आपको बताना है भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो यहाँ पर आपको आपके ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत, जनरल शंकर राय चौधरी, जनरल विक्रम सिंह या फिर जनरल विजय कुमार सिंह। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। जी हाँ दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत ने यहाँ पर 31 दिसंबर 2016 को अपना पदभार संभाला था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 आप लोगों के सामने है, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बताना है 2018 में जो आसियान का शिखर सम्मेलन था यह कहाँ पर आयोजित किया गया, और आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर या फिर मलेशिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बात आप लोगों को बतानी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आसियान की 2018 के सम्मेलन की, तो यहाँ पर जो 33वां सम्मेलन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं
आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आने वाला है। प्रश्न नंबर 35 आप लोगों के सामने है। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन या इंसुलिन पैदा करता है? आपके ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या फिर पित्ताशय। तो दोस्तों अगर यहाँ पर मानव शरीर में जो अग्नाशय ग्रंथि है वह बीटा सेल्स, अब यहाँ पर आपको याद रख लेनी है, जो इनकी बीटा सेल्स होती है, बीटा सेल से क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन को यह रिलीज करता है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर प्रश्न नंबर 36 आप लोगों के सामने है, जो कि आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होने वाला है। और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न यहाँ पर 36 में से आप लोगों को बताना है कि आपके 36 में से कितने प्रश्न यहाँ पर सही हो पाए हैं। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? और ये है एक ऐसा प्रश्न है जिसमें बच्चे ज़्यादातर गलत करते हैं। यहाँ पर जल्दी में पढ़ लेते हैं कि कौन सी धातु है, तो यहाँ पर जो कि द्रव अवस्था में रहती हैं तो लोग पारे को आपका राइट आंसर लगा देंगे, लेकिन ये गलत हो जाता है। यहाँ पर पारा एक धातु है जो कि कमरे के तापमान पर यहाँ पर पारे की बात करते हैं तो यह धातु है। और हमसे पूछा गया है अधातु, तो अधातु क्या हो जाएगी, ब्रोमीन हो जाएगी। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों आपके 36 में से कितने प्रश्न सही हो पाए हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और वीडियो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ तक अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप इस वीडियो को अपने भाई बहन सबके पास शेयर कर देंगे जो भी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल है, अगर कोई चीज़ हमने गलत बताई हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।